हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर रहेगा वो प्योरली न्यूमेरिकल बेसिस पर रहेगा और आपने जो पिछले 3-4 लेक्चर्स किए हैं उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो भी इस लेक्चर में मैं कवर करवाऊंगा। तो आज का जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो ये है कि सपोज अ स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर सी इज कैरिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर। सो एक कंडक्टर को बना देते हैं हम कुछ इस तरह से। लो, ये एक कंडक्टर है स्ट्रेट लॉन्ग जो कि 3 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। और इसको हमने पैरेलल रखा एक शॉर्ट कंडक्टर जो कि 5 सेंटीमीटर लेंथ का, यानी कि एक छोटा सा कंडक्टर यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर लेंथ का, तो इसकी लेंथ दे दी हमको 5 सेंटीमीटर कुछ ऐसे, और इट इज कैरिंग करंट 4 एम्पियर, ठीक है। तो 4 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। अब यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो इसलिए मैं इसको बाय डिफॉल्ट पैरेलल ले रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि करंट की डायरेक्शन पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, ठीक है। बस ये बोला है कि कंडक्टर पैरेलल पड़ा है, तो इसलिए आप डायरेक्शन को कुछ भी चूज कर सकते हो क्योंकि आपसे अल्टीमेटली यहाँ पर आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। और ऐसा भी बोला गया है कि बोथ आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। आपको ये बताना है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी एट डी, मतलब जो लॉन्ग कंडक्टर है उसका नाम है सी और जो शॉर्ट कंडक्टर है उसका नाम है डी। आपको ये बताना है कि इस लॉन्ग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड डी पर कितना होगा। तो अगर आप कॉमन सेंस यूज करो, पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल ली जा सकती है। अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग देखूं तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करूं तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर और यहां पर अंदर, तो यानी कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों वो क्या होगा, इनवर्ड होगा या इनवर्ड द सरफेस होगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर एक बहुत लंबा कंडक्टर है, ये तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है 5 सेंटीमीटर के सामने, है ना। तो देखो ये 5 सेंटीमीटर बहुत छोटी लेंथ और ये बोला गया कि बहुत लंबा कंडक्टर है, लॉन्ग कंडक्टर इज देयर, सो यू कैन कंसिडर इट एज इनफाइनाइट। सो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड विल बी व्हाट, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अच्छा, तो म्यू नॉट का मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितना फ्लो कर रहा है इसके अंदर, करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो इसको, डिवाइड बाय 2 पाई, तो 2 पाई एज इट इज। और आर की वैल्यू कितनी बच्चों यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 सेंटीमीटर। और आप एक बात का हमेशा ध्यान रखोगे कि आपका जो सिस्टम है वो ऐसा ही में होना चाहिए, तो इसलिए इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो इट शुड बी 10⁻⁻²। अब यहाँ से जो समझ आ रहा है वो ये समझ आ रहा है बेटा, 2 पाई से ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻⁻7 डिवाइड बाय, यहाँ नीचे क्या बचा 10⁻⁻⁻1। तो जब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो इट विल बी 6 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी एट पॉइंट डी। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। देन आपसे सेकेंड चीज जो पूछी गई है बच्चों, ये बताना है कि ये जो डी कंडक्टर है इसको कितना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। अब देखो ये निकालना बहुत इजी है। अब यहाँ पर देखो आपने एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल ही लिया, मान लो ये क्या 1 ये क्या 2, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलो, मान लो ये क्या B1 निकाल दिया आपने। अब आपने क्या निकालना है, अगर मैं इसको 2 नाम दे रहा हूँ, आपने निकालना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालने का तरीका क्या, देखिए डेरिवेशन याद करो, आपको सिखाया था तब भी, I2L B1 साइन थीटा। अगर मैं 2 पर फोर्स निकाल रहा हूं तो करंट कितना, इसी 2 का, लेंथ कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर। B1 मैग्नेटिक फील्ड किसका, फर्स्ट का, क्योंकि फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, इसलिए मैं लिख रहा हूं I2L B1 साइन थीटा। अगर मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालता तो ये होता I1L B2 साइन थीटा। डेरिवेशन में चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी मैंने यहाँ पर। अच्छा, तो ये साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब आपको पता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा है। कैसे 90 डिग्री बन रहा है, करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि अलोंग जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, है ना। करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो जो एल और बी है, अब एल वेक्टर देखो, एल वेक्टर को डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग लूंगा, तो यानी कि एल वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो इससे अपने को ये पता लगा कि जो F21 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, I2 कितना है यहाँ पर 4 एम्पियर करंट, लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 5, और मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 10⁻⁻²। अब B1, अब आपको यहाँ पर देखो B1 की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि B1 अब निकाल कर आया, अब देखो यार B1 है ना, तो B1 की डायरेक्ट वैल्यू लगा दो यहाँ पर। B1 कितना है 6 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो देखो क्या बन रहा है, ये 4 5 20, यानी कि 2 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻⁻2 इंटू में 6 इंटू 10⁻⁻6। अब आपको पावर्स को सोल्व करना है,
तो 1 और -2, तो ये क्या बना लेगा -1, राइट। ये -1 तो ये क्या बना लेगा -7। तो जिसका आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 12 × 10⁻⁻7। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, दिस इज योर मेन आंसर। और साथ में इसमें आप यूनिट जरूर लगाना, यहाँ पर यूनिट क्या आएगी, न्यूटन। तो इस तरह से आप इसको बहुत सिंपल तरीके से कर सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, राइट। कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अब। तो बच्चों एक क्वेश्चन और देखो जरा, ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी है। ये क्वेश्चन मैंने जब लेक्चर ये वाला शूट किया था तब भी आपको करवाया था। यहाँ क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक 0.2 मीटर लॉन्ग वायर है जो करंट कैरी कर रही है 4 एम्पियर का। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की, विच कैन सपोर्ट इट एंड प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग। और मास ऑफ द वायर आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 3 × 10⁻³ kg। अच्छा, तो वीडियो को पॉज करके उससे ट्राई करो ताकि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनरेट कर सको कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं अब सोल्यूशन। सी कंडीशन कुछ ऐसी है कि एक वायर है, ठीक है, अगर वो नीचे की तरफ गिरना चाह रही है तो डेट मीन्स उसका जो mg है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसको नीचे गिराने में। बेसिकली mg इज व्हाट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दिस वायर, जो उसको नीचे की तरफ धकेलना चाहेगा। बट मैंने क्या किया, मैंने नीचे से एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ अप्लाई कर दिया। अब एक चीज़ को ध्यान से समझना जरा, अगर वायर मान लो यहाँ पर आ भी गई और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आकर वो बैलेंस हो गई, नीचे नहीं गिर रही है, सपोर्ट उसको मिल गया, तो डेट मीन्स ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, ध्यान से देखो इस वायर पर ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स यानी कि ILB sin थीटा mg को बैलेंस कर रहे हैं। अगर ILB sin थीटा mg को बैलेंस कर देगा तभी तो इसके अंदर नेट वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 आएगी ना, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो गया। सपोज करो जितना फोर्स ऊपर से लग रहा है उतना फोर्स नीचे है, तो यानी कि वायर कहीं जा नहीं सकती। तो यही कंडीशन है जब आप वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाओगे जो कि इस वायर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इफ दिस वायर बैलेंस इन मिड एयर, यू कैन राइट वायर कम्स इन इक्विलिब्रियम if it's ILB sin theta, that is magnetic force getting balanced by force due to gravity, जो कि उसका वेट है, लिख देता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा mg। अपने को ये sin थीटा पता है कि देखो एंगल कितना बन रहा है, ओबियसली 90 डिग्री एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन अगर आप लो यहाँ पर, क्योंकि वायर में करंट तो ओबियसली तो ऐसे फ्लो कर रहा होगा या उधर से फ्लो कर रहा होगा, दोनों केस में एंगल के 90 डिग्री। तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों ILB sin 91, तो ILB इक्वल्स टू mg। मैग्नेटिक फील्ड आपने निकालना है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, mg/IL। अब आप ये देखो कि आपको चारों चीजें ही पता है, आपको लेंथ पता है 0.2 मीटर, आपको करंट भी पता है 4 एम्पियर, आपको मास भी पता है, मास ये रहा, और आपको g की वैल्यू पता है ये 10। तो इसको आप खुद से भी सोल्व कर सकते हो, इसका सोल्यूशन जल्दी से बनाओ। तो मास 3 × 10⁻³ g की वैल्यू 10 ले लेते हैं हम, करंट कितना फ्लो कर रहा है 4, और जो वायर की लेंथ है वो है 0.2। सी अगर इसको सोल्व करता हूँ तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, तो ये बन गया यहाँ पर, अगर मैं सोल्व करने लगूँ तो 2 5 10। अब यहाँ पर आया आपके पास 15/4 × 10⁻⁻², और अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ इट विल बी समथिंग 3.7 × 10⁻² टेस्ला। तो इस तरह से आप ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते थे बच्चों। एक बार आप क्रॉस चेक कर लो कोई इसमें गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो 3 × 10⁻³ हमने पुट कर दिया यहाँ पर, ओके गुड। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग हो गई, हमने लेंथ की वैल्यू तो कोई लगाई नहीं, देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने लेंथ तो लगाई नहीं, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, सिर्फ मास, और यहाँ पर हमने जी ले लिया 10, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बढ़िया। यहाँ पर mg, ठीक है। तो यहाँ से अपने को जो आंसर मिला ये मिलना चाहिए 3.7 × 10⁻²। तो इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसमें बच्चों एक चीज़ करेक्ट कर लो, गलती से हमने ना 2/10 लगा दिए, नहीं 2/10 ही सही लगाया बिल्कुल। ये एक्चुअल में 2/10 था ना, यहाँ पर 0.2 था, ठीक है। तो आंसर यही होगा, मुझे इसमें आंसर में थोड़ा सा डाउट था बट आंसर ठीक है। m की जगह 3 × 10⁻³ g की जगह 10, और ये 10 कहाँ से आई, ये यहाँ से, लेंथ के 0.2 मीटर, तो ये 2 और उसका 10 ऊपर चला गया। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन जो आपके सामने है इस वक्त, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2013 में CBSE ने पूछा था, और इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा लॉजिक है। जनरली
अब आप इस बात से आइडिया लगा लो कि जो मैं आपको पिछला कंसेप्ट करा रहा था कि मिड एयर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर को बैलेंस कर रहा है, तो वो सबसे बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन में दिखाया गया है। देखो ऐसा बोला गया कि एक टेबल है, वर्टिकल कर दिया हमने टेबल को, एक वायर है ए बी जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है 12 एम्पियर का, उससे जस्ट 1 मिलीमीटर ऊपर एक दूसरी वायर है सी डी जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, और हमको करंट की डायरेक्शन भी नहीं दी। आपको ये बताना है कि वायर सी डी में मास पर यूनिट लेंथ कितना हो, यानी कि अल्टीमेटली मुझसे ये पूछा है कि मुझे m/l निकालना है किसके लिए, सी डी के लिए, कि ये हमेशा इस ए बी वायर से 1 मिलीमीटर ऊपर ही रहे, और मुझे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट भी असाइन करनी होगी। तो देखो एक बार ना कुछ लॉजिक से लगा कर देखते हैं हम। देखो सीडी को अगर हमेशा मिड एयर बैलेंस करना है, तो यानी कि देखो एक चीज तो ट्रुथ है कि इसका एमजी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। सीडी के लिए बात करूं तो उसका एमजी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो यानी कि अगर मैं इसमें करंट को ऐसे फ्लो करा रहा हूं, मान लो करंट फ्लो कर रहा है सी से डी, और नीचे वाली वायर में भी करंट अगर ए से बी फ्लो करने लग जाए, तो डेट मीन्स पैरेलल वायर्स में करंट की डायरेक्शन भी अगर सेम कर दूं तो अट्रैक्ट होगी। तो इस केस में तो डेफिनेटली बात है कि mg और ये वाला जो फोर्स है एक दूसरे को क्या कर देगा, ऐड कर देगा और इसको चिपका देगा। तो अल्टीमेटली मुझे जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चाहिए वो अपोजिट चाहिए ऐसे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर ए बी में करंट जो फ्लो कर रहा है वो ए टू बी फ्लो कर रहा है, या मैं बोलूँ कि लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन जो वाला आई कैप है, तो सी डी में डेट मस्ट बी अपोजिट, तब जाकर वो रिपेल कर सकते हैं और तब जाकर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो mg को काउंटर बैलेंस करेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो देखो कंडीशन बनाते हैं हम। कंडीशन क्या हो सकती है कि जो mg है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन सी डी, तब जाकर सी डी बैलेंस हो सकता है। अगर सी डी का जो mg है वो फोर्स एक्टिंग ऑन सी डी के इक्वल आ जाए, तब जाकर मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये 1 मिलीमीटर अपार्ट रह सकता है। तो mg मैंने बना दिया यहाँ पर इक्वल्स टू फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, म्यू नॉट I1 I2 लेंथ ओवर 2 पाई r। अब आपको पता है कि लेंथ, आपको मास पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा m/l, g इक्वल्स टू म्यू नॉट कितना होगा 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू क्या लगा रहा हूँ मैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I1 कितना फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है 12, I2 कितना फ्लो कर रहा है 5 ओवर 2 पाई, और r की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 इंटू में 10⁻³ मिलीमीटर दे रखा है आपको। अब ये g को भी इधर ले जाओ, है ना, g को नीचे ले जाओ यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 10। सो ये सब करके आपको मिल जाएगा m/l, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ किसके लिए, cd के लिए। अब इसको हमने कैलकुलेशन को सोल्व करना है, तो देखो सोल्व करना बहुत आसान है। इसको 2 पाई से ये कैंसिल, तो 2 आया ऊपर। अब देखो ये बन जाएगा 2 5 10 और 12 यहाँ पर, यानी कि 12 इंटू 10⁻1, साथ में क्या है 10⁻⁻7, नीचे क्या चल रहा है -3, और ये बन जाएगा 10⁻2। अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊँ तो ये बन जाएगा 12 इंटू 10⁻6 और +2। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो ये आएगा 12 इंटू 10⁻⁻4 kg मीटर इनवर्स। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है। kg मीटर इनवर्स आपने निकाल दिया। आंसर इसमें kg में नहीं आएगा, kg मीटर इनवर्स में आएगा, क्योंकि आप मास पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हो, ठीक है। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, और ये भी मेंशन कर देना डायरेक्शन ऑफ करंट मस्ट बी अपोजिट टू ईच अदर सो दैट देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि ए बी अगर रिपेल करेगा तब जाकर वो mg को बैलेंस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। क्लियर। तो इसका आंसर ये आना था। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। सो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के एक बार स्टेटमेंट को समझना जरा। इनिशियली देयर आर 2 पैरेलल वायर्स विच आर इनफाइनाइट लॉन्ग, वन वायर इज P, अदर वायर इज Q। P में जो करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का, और Q में फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का, ठीक है। हमने इन दोनों वायर्स के मिडिल में एक और वायर रख दी जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। हमने इन दोनों वायर्स के मिडिल में एक और वायर रख दी बिल्कुल मिडिल में जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का। सपोज द सेपरेशन बिटवीन P एंड Q वाज 10 सेंटीमीटर। तो डेट मीन्स अगर मिडिल में रख रहा हूँ तो ये इससे 5 सेंटीमीटर दूर होगी और इससे भी 5 सेंटीमीटर दूर होगी, ठीक है। आपको ये बताना है व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर R।
इस आर वायर पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। तो अगर बोर्ड एग्जाम में कभी क्वेश्चन मिल जाए वाला तो पहले इसको एनालिसिस करते हैं ढंग से। अब आपको ये समझ आ रहा है कि क्या इस आर वायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं F1 वेक्टर, जो कि डायरेक्शन क्या है आई कैप। और P भी इस आर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं क्या F1 वेक्टर, और माइनस आई कैप लिख देता हूं यहां पर। क्लियर है। तो आपको अब ये बताना है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम F1 कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो F1 कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है क्या अप्लाई करना है, म्यू नॉट I1 I2 L ओवर 2 पाई R। तो F1 इज इक्वल टू बेसिकली 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। एक काम करें तो म्यू नोट में निकाल दो, है ना, नेट फोर्स हम म्यू नोट में भी सोल्व कर लेंगे बाद में। म्यू नोट I1 I2 कितना है बच्चों, 5 और 10, तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर इंटू में 10 एम्पियर, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर दो, 2 पाई। और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू बेटा आएगी इसमें 5, देखो 5 सेंटीमीटर की सेपरेशन है यहाँ पर, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 इंटू 10 रेज टू पावर -2। अच्छा, अब यहाँ से आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है, यहाँ से आपको ये एडवांटेज मिल रहा है कि 5 से तो 5 कैंसिल हो रहा है, 10 रेज टू पावर -2 से 10 रेज टू पावर -2 कैंसिल हो रही है। और यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिली बच्चों वो मिली, देखो अगर यहाँ पर म्यू नोट को ओपन कर दो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 इंटू में 5 इंटू 10 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय 2 पाई। नीचे तो सब कुछ कैंसिल हो चुका है। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये ऊपर 2 आ जाता है ना, तो यानी कि जो फोर्स 1 आया वो कितना आया, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 10 और ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर -6 और ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर -5। तो नेट फोर्स आ रहा है 10 रेज टू पावर -5। चेक कर लो बेशक एक बार, देखो यहाँ पर आया 2 इंटू 5 10 इंटू 10 रेज टू पावर -7 इंटू 10 रेज टू पावर 2, ठीक है, 10 रेज टू पावर 2, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 3 और 3 और ये बेस सेम तो पावर 8, तो यानी कि जो पहला फोर्स है वो कितना है 10 रेज टू पावर -4 न्यूटन का, ठीक है। तो यानी कि ये जो क्यू वायर है आर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए किससे, 10 रेज टू पावर -4 न्यूटन फोर्स से। सिमिलरली अब मुझे ये निकालना है, ये वाला केस, इसको जल्दी से एक बार नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों ताकि हम आगे भी कर सके इसको। ठीक है, आई होप कि आपको कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, बेसिकली 10 रेज टू पावर -7 यहाँ से आ गया, देखो म्यू नोट की वैल्यू ओपन करिए 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7, देन 5 है यहाँ पर, देन यहाँ पर 10 और 10 कितना हो गया 10 रेज टू पावर 2। क्लियर। अच्छा, उसके बाद नीचे क्या हमने 2 पाई को ओपन कर दिया, मतलब 2 पाई है नीचे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास जो आ रहा है ये आ रहा है आपके पास एग्जैक्ट 224, हाँ ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों। इसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन एरर हो गया, इसको प्लीज़ मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ना हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है कि जो ये 5 है 5 से 5 कैंसिल हो चुका है यहाँ पर, राइट, तो इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। इसको आप खुद से कैलकुलेट करके देखना एक बार। अब यहाँ पर देखो क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो चुका है, नीचे आर की जगह देखो 5 पुट किया था ना हमने, तो ऊपर वाला जो 5 वो कैंसिल हो गए, तो यानी कि म्यू नोट की जगह रहता 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 और इंटू में 10 रेज टू पावर 2 अपॉन में 2 पाई कैंसिल करके जो फोर्स आना था, यानी कि जो F1 की वैल्यू आनी थी 2 इंटू में 10 रेज टू पावर -5 न्यूटन। क्लियर है, तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। इसी तरह से मैं अब F1 ये F1 है ना, तो ये मैं निकालता हूँ F2 अब, ठीक है, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको देखो कैसे करेंगे अब। तो F2 इज बेसिकली फोर्स बिटवीन P एंड R, तो F2 में क्या लगाऊंगा मैं, म्यू नॉट I1 I2 L ओवर 2 पाई R। तो जो बेटा F2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, म्यू नॉट यानी कि 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। I1 I2 कितना है इस बार 5 और 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, लेंथ कितनी है वही 10, तो 10 रेज टू पावर 10 इंटू 10 रेज टू पावर -2 डिवाइड बाय 2 पाई और R कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू पावर -2। इससे उड़ा दो इसको। अब ध्यान से देखना जरा, यहाँ पर 5 से ये 5 कैंसिल, क्लियर, ये 2 से ये 2 पाई से ये 2 पे गया यहाँ पर,
तो यानी कि जो यहाँ पर F2 की वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है 2 5 10 इंटू में 10⁻⁻7 इंटू में 10। तो यहाँ से जो फोर्स आया बेटा वो कितना है 10⁻⁻5 न्यूटन। क्लियर है। इससे ये पता लगा कि देखो जो F1 है वो ग्रेटर देन है किससे, F2 से, क्योंकि F1 कितना आ रहा है 2 × 10⁻5 न्यूटन और F2 कितना आ रहा है 10⁻5 न्यूटन। यानी कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 1 × में 10⁻5 न्यूटन। इससे अपने को ये क्लियर पता लग रहा है कि जो क्यू वायर है वो ऑलमोस्ट डबल फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो यानी कि जो रिजल्टेंट होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा F1 - F2। तो यानी कि 2 × 10⁻5 माइनस 1 इंटू में 10⁻5, आंसर कितना आएगा 10⁻5 न्यूटन टूवर्ड्स क्यू, है ना, क्यू की तरफ लग रहा है जो ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन देखो जरा, आपको यहाँ पर एक वायर का सेगमेंट दे रखा है कुछ ऐसा ABCDE, कुछ इस तरह से एक वायर का सेगमेंट दे रखा है और इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस CD ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड B। तो कैसे निकाले इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ देखो क्लियरली जो अपने को समझनी है कि अगर मुझसे AB पूछा जाता या D पूछा जाता तो मैं बता सकता था AB इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए थीटा की वैल्यू 0, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है 0 होता। AB को ध्यान से देखो ना, AB की डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी है ना, AB भी सामने मैग्नेटिक फील्ड भी सामने, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, फोर्स ऑन AB क्या होता बच्चों 0 होता। सिमिलरली फोर्स ऑन DE क्या होता, वो भी 0 होता। फोर्स ऑन CB क्या होता, वो मैक्सिमम होता। फोर्स ऑन CB क्या होता, वो होता ILB sin 90 डिग्री होता, ठीक है। तो मैं हर एक फोर्स निकाल सकता हूँ। मुझसे ये पूछा है कि CD पर लगने वाला फोर्स बताओ, तो ध्यान से देखो जरा, मैं CD की डायरेक्शन बना रहा हूँ ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है सामने की तरफ ऐसे, ध्यान से देखो जरा। और आपको ये बोल रखा है कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 120 डिग्री, कुछ ऐसा ही है। इस वेक्टर को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूँ तो देखो ये B वेक्टर, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो बन रहा है वो कितना बन रहा है यहाँ पर बच्चों 60 डिग्री। देखो ध्यान से, शॉर्टेस्ट एंगल देखना होता है ना वेक्टर्स के बीच में हमेशा हमने, तो यहाँ पर ये तो रहा L, ये रहा B, लेकिन यहाँ पर इसका हेड और इसकी टेल है। एंगल हमेशा किस में देखते हैं, टेल और टेल में। तो वेक्टर की टेल और टेल में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा होगा बच्चों 60 डिग्री बन रहा होगा, क्योंकि ये देखो ये हेड किसका L वेक्टर का, ये हेड किसका मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये एंगल क्या हुआ 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो बच्चा गलती कर सकता था वो ये गलती कर सकता था, वो फोर्स निकालता कैसे, ILB साइन 120 डिग्री लगा देता, जबकि आपको यूज़ क्या करना है यहाँ पर, ILB साइन 180 माइनस 120 डिग्री। क्यों करना है, क्योंकि हमने एंगल देखना होता है हमेशा शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन द टेल्स। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे, तो मुझे सारी वैल्यूज तो गिवन ही है। यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है गिवन है, यहाँ पर 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ये रहा, हाँ तो 4 लगा दो। लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो इंटू में 30 डिवाइड बाय 100 कर दो। साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो वैल्यू लगा दो, राइट। तो इससे अपने को क्या आंसर मिल रहा है, इससे मिल रहा है आंसर 12/20 √3, राइट। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये आ जाएगा 2 6 12, 2 1 2, यानी कि 0.6 √3 न्यूटन। इसको आप ऐसे छोड़ सकते हो। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर पीस CD। हाँ, इस आंसर में एक चीज और ऐड कर लो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी तो आना था 0.3, देखो ILB और ये √3/2 है ना, तो इसका जो आंसर आना चाहिए था बच्चों वो ये आना चाहिए 4 इंटू में 0.3 इंटू 0.3 इंटू में √3, राइट, और √3 डिवाइड बाय 2। तो इससे जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा बच्चों 0.6, ये आएगा 1.8 √3, राइट, 1.8 √3। दिस इज योर नेट फोर्स और न्यूटन, ठीक है। तो इन छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ वो 10 ईयर्स में से पिक कर रहा हूँ। 2010 में कभी क्वेश्चन आया था ये वाला, तो एक बार मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ तो उसको साथ साथ नोट डाउन कर लेना, मतलब मेन चीज़ें इसमें से आप नोट डाउन कर लेना।
इफ अ स्क्वायर कोयल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज 20 टर्न्स, ठीक है, अब तक मैंने क्या बोला, एक स्क्वायर कोयल है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर और उस पर है 20 टर्न्स। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ ना, पहले मैं ये लिख देता हूँ कि चलो एक स्क्वायर कोयल है इस तरह से, और उसकी जो एक साइड है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, मतलब सभी साइड 20 सेंटीमीटर होगी इसका मतलब, राइट, क्योंकि स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है। तो एस जो क्वेश्चन में अब तक मुझे समझ आया मैंने लिख दिया, आपने भी ऐसी अप्रोच लगानी है। और नंबर ऑफ टर्न्स जो एन की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है इसमें 20 अब तक, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन से मुझे दो बातें क्लियर हो गई। देन आपको ये गिवन है, इट कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, नाउ डायरेक्शन इज नॉट गिवन, ओनली 12 एम्पियर करंट है, तो डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग चूज कर लो जी, इसके अंदर 12 एम्पियर का करंट भी फ्लो कर रहा है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो एरिया क्या होगा, सीधे सीधे लिख रहा हूँ, एरिया क्या होगा 20 इंटू में 20 और साथ में मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, क्योंकि सेंटीमीटर में है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 12 एम्पियर। तो जो जो मुझे अब तक चीजें पता लगी मैंने साथ साथ लिख दी। नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, एरिया कितना होगा साइड का स्क्वायर, तो 20 इंटू 20, क्योंकि सेंटीमीटर में इसलिए यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया। करंट है 12 एम्पियर। देन गिवन द कोयल इज सस्पेंडेड vertically and normal to the plane of the coil is suspended vertically and normal to the plane of coil, makes angle theta with the direction of uniform horizontal magnetic field of 0.80 टेस्ला। इसमें यह गिवन है कि भाई यहाँ पर इस कोयल को हमने वर्टिकली सस्पेंड कर दिया किसी मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इसका मान लो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनने वाला एंगल अल्फा, और मैग्नेटिक फील्ड जो इस रीजन में है वो दे रखा है आपको क्या, 0.80 टेस्ला। आपको ये बोला है कि अगर इस कोयल पर लगने वाला टॉर्क यानी कि जो टाउ है, इफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस कोयल इज इक्वल टू 0.96 न्यूटन मीटर, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, ये अल्फा। सो देखो इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। गिवन क्या बेसिकली इसके अंदर, देयर इज अ स्क्वायर कोयल हैविंग साइड 20 सेंटीमीटर एंड टर्न्स 20 ओवर इट, एंड करंट ऑफ 12 एम्पीयर इज फ्लोइंग थ्रू इट, राइट, एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन इज गिवन 0.80 टेस्ला। कोयल इज सस्पेंडिंग वर्टिकली इन द मैग्नेटिक फील्ड, यू हैव टू फाइंड आउट दिस अल्फा, राइट। तो देखो अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था टॉर्क का, तेरे बिना, तो टाउ फॉर तेरे एंड BINA, राइट, तेरे बिना, और यहाँ पर क्या जाएगा साइन अल्फा, अगर आपको अल्फा नहीं दिया, राइट। वरना आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, NBIN, नवनीत भंडारी इज ऑसम साइन अल्फा। तो कोई भी तरीका है, आप इसको कोई भी चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो साइन अल्फा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि n कितना है, मुझे B भी पता है, मुझे I भी पता है और मुझे A भी पता है, राइट, मुझे सारी चीजें पता है ना यहाँ पर। तो साइन अल्फा कैसे निकाल ले, देखो साइन अल्फा को इधर रखो, ये आ जाएगा आपके पास टॉर्क अपॉन में NBIA, और वैल्यू डालनी स्टार्ट करें इसके अंदर। देखो सबसे पहले टॉर्क कितने, 0.96, आई होप कि कैमरा होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखो टॉर्क कितने, 0.96 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स 20 डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड है 0.80 मल्टीप्लाई बाय 0.80, ठीक है। करंट कितना फ्लो कर रहा है 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा एरिया कितना है, एरिया कितना है, एरिया है 20 इंटू में 20 10⁻⁻⁴, तो सारी वैल्यू लगा दी यहाँ पर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो ये 0.80 और ये 0.96 है, तो इसका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पर, राइट। अच्छा तो 96 बन गया यहाँ पर। अब उसके बाद ध्यान से देखो जरा, ये 96 डिवाइड बाय, अगर मैं जितनी भी नीचे जीरो सारे एक साथ लिख लूँ, देखो 20 की जगह मैं लिख रहा हूँ 2, 80 की जगह लिख रहा हूँ 8, 12 की जगह लिख रहा हूँ चलो 12, और 20 की जगह 20 इंटू 20 की जगह लिख रहा हूँ मैं 4। अब देखो कितनी जीरो हमने उठाई यहाँ से, 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, और साथ में क्या है 10⁻⁻⁴, है ना। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा। अब आपके पास है 96 अपॉन में 8 2 16 इंटू में 12 4 48। अच्छा तो आपको ये भी पता है कि अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये कुछ ऐसा आएगा, 48 को 2 से डिवाइड कर दूं यहाँ पर, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, साइन अल्फा इज इक्वल टू 2/16,
अच्छा, यहाँ पर अगर 2/16 मिल रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/8 इक्वल्स टू साइन अल्फा। अब यहाँ से कुछ डाउटफुल कंडीशन क्रिएट होगी कि शायद हमारी कोई वैल्यू मिस हो गई यहाँ पर, तो इसको एक बार दोबारा से क्रॉस वेरीफाई करते हैं। देखो टॉर्क कितना गिवन है, टॉर्क गिवन है 0.96, तो लिख दिया ऊपर। नंबर ऑफ टर्न्स 20। मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पर 0.80 टेस्ला, तो लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर है 12 करंट की वैल्यू 12, तो 12 लिख दी। साइड का स्क्वायर यानी कि 20 × 20 और 10⁻², ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या किया हमने, 96 एज इट इज। अब यहाँ से 0 उठाई, यहाँ से 0 उठाई, यहाँ से 0 उठाई, यहाँ से कितनी 0 हो गई 4, तो इसको मैंने 10⁻4 लिख दिया। 2 8 12 4, ठीक है। तो 8 2 16 लिख दिया, 12 4 48, ये भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास, 4 और -4 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अगर हम देखें अब यहाँ पर तो ये ऊपर 96 है, राइट। एक बार इसको नोट डाउन करो जरा, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो अल्फा की वैल्यू आई वो क्या आई, साइन इनवर्स 1/8। और हालांकि इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है कि मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर है साइड 10 सेंटीमीटर, बट क्वेश्चन में मैंने 20 सेंटीमीटर ले लिया यहाँ पर, जिसकी वजह से जो मेरा रिजल्ट आया वो 1/8 आया। अगर आप इसको 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग करोगे, जैसे कि मैंने आपको बोला तो था कि 10 सेंटीमीटर, बट मैंने इसको जो साइड को ले ली 20 सेंटीमीटर बाय मिस्टेक। अब अगर आप इसको 10 सेंटीमीटर के हिसाब से करोगे तो जो आपका वैल्यू आएगी वो ये आएगी, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। एक बार चेक कर लेना। और अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, π/6, राइट। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, 1/8, राइट। तो एक और क्वेश्चन और करते देखते फिर। तो बच्चों एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। अच्छा, एक ना आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं। जब भी आपको ये गिवन हो, मैग्नेटिक फील्ड is applied at 60 degree to the plane of coil, so that means you are applying magnetic field like this। कुछ ऐसे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया विद द प्लेन, जो इसका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। हम ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। विद द प्लेन इसका जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। बट अगर मैं ध्यान से फॉर्मूले को देखूं तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है, टॉर्क का m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर या mb साइन थीटा, है ना। मुझे हमेशा जो एंगल देखना होता है वो एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मूवमेंट, जो आपको डायरेक्शन निकालनी सिखाई थी एरिया वेक्टर की तरह जिसको निकालते हैं हम, हमेशा हमको जो एंगल देखना होता है वो वेक्टर, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में देखना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड 60 डिग्री पर अप्लाई किया और एंगल प्लेन के साथ उसका 60 डिग्री है, तो डेट मीन्स उसके जो एरिया वेक्टर के साथ बनने वाला एंगल होगा वो क्या होगा बच्चों, वो 30 डिग्री होगा हमेशा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो थोड़ा 3D में समझते हैं इस चीज़ को। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है, इसके अंदर से ऐसे पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये एंगल जो बन रहा है ये बन रहा है मान लो 60 डिग्री। तो एरिया वेक्टर का एंगल कितना बनना चाहिए, देखिए क्या एरिया वेक्टर का एंगल ये वाला होगा, राइट। यानी कि एरिया वेक्टर का एंगल क्या ये वाला होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि ये 30 डिग्री, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। तो हमेशा तब हम देखो, जैसे इसको ना क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन था, मैं आपको ये बोल रहा था कि एक सर्कुलर कोइल है, सर्कुलर कोइल में करंट फ्लो कर रहा है मान लो 5 एम्पियर का, और इसका जो लूप रेडियस है वो दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको ये बताना है बच्चों कि अगर मैं इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दूं जो इसके प्लेन के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री या 60 डिग्री एंगल बना रहा है प्लेन के साथ, द मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग एंगल या मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एट 60 डिग्री एंगल विद द प्लेन, फाइंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय दिस कोइल। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैं दे देता हूं आपको, मान लो 10 टेस्ला। तो आपने टॉर्क बताना था, टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या प्लेस करना है, फॉर्मूला क्या होता है NBA साइन अल्फा। अब यहां पर साइन अल्फा में आप अगर 60 डिग्री ले लोगे तो गलत होगा,
क्योंकि आपने क्या लेना है यहाँ पर विद द प्लेन एंगल बना रहे हैं, और आपको एंगल क्या देखना होता है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में। अगर प्लेन के साथ 60 डिग्री एंगल बन रहा है तो एरिया वेक्टर के साथ या मैग्नेटिक मूवमेंट के वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 30 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या थी, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे तो 1, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 10 टेस्ला, करंट कितना फ्लो कर रहा है 5, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेना, और यहाँ पर क्या लगा लेना था आपने, साइन 60 डिग्री एंगल दे रखा है तो साइन 30 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज इस लेक्चर का। ऑलमोस्ट जैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर मैंने करवाई दिया आपको, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। एक आखिरी क्वेश्चन ये है बच्चों, कई बार क्वेश्चन ना ये देखने को मिल जाता है, सपोज देयर आर 2 पैरेलल वायर्स, इसमें करंट फ्लो कर रहा है मान लो I1 10 एम्पियर का, इससे कुछ 20 सेंटीमीटर दूर एक और वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ कितना, I2 15 एम्पियर का। अगर इनकी सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है तो क्वेश्चन अराइजेस की व्हाट शुड बी इसको ले लेते हैं मान लो 5 एम्पियर करंट, व्हाट शुड बी पोजीशन ऑफ दिस सेकंड वायर बिटवीन दीज 2 कंडक्टर सच दैट इट विल नेवर एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फोर्स। 2 वायर्स है, एक में करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, एक में फ्लो कर रहा है 15 एम्पियर, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि व्हाट शुड बी सेपरेशन या व्हाट शुड बी प्लेसमेंट ऑफ दिस थर्ड वायर सच दैट इट विल नेवर एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फोर्स। तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 करना है आपने, और आपको ये नहीं पता कि इसको रखना कहां पर है। तो अल्टीमेटली मैं बोल देता हूं कि भाई यहां से सेपरेशन x है तो यहां से कितनी होगी 20 माइनस एक्स। आपको ये x की वैल्यू बताना है कि ये x की वैल्यू क्या हो, मतलब एक मान लो ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 3 है और ये कंडक्टर 2 है, तो 2 से कितना दूर हो कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा 0 हो जाए। तो देखिए जो बात अपने को समझ आ रही है कि भाई ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी वायर तो ये फोर्स क्या हो गया F1, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो ये फोर्स क्या हो गया F2। फॉर दिस वायर टू रिमेन स्टेशनरी बिटवीन दीज वायर योर F1 शुड बी इक्वल टू F2। तो कंडीशन ये लगा दूंगा फॉर इक्विलिब्रियम, दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिख दूंगा, है ना। चलो अब स्केलर फॉर्म में इसको करते हैं जरा, तो F1 F2 के इक्वल आ जाए तो F1 की वैल्यू क्या होगी, देखो ये 2 वायर्स कंसीडर करो, F2 की वैल्यू मैं सेपरेटली निकाल रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा लेंथ नहीं गिवन तो मैं F2/L को बैलेंस भी कर सकता हूँ, है ना, लेंथ तो गिवन नहीं है तो मैं F2/L को बैलेंस कर दूंगा। तो F2/L क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई R की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर x, म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I1 की जगह क्या आ जाएगा, अगर ध्यान से देखिए I1 की जगह क्या आ जाएगा 5, I2 की जगह क्या आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 2 पाई x। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया हमने। अच्छा ये सेंटीमीटर में, कोई बात नहीं सेंटीमीटर में चलने दो अभी, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² भी लिख देना। अब इसी तरह से अगर मैं ये भी मैंने क्या निकाल रहा है F2, लेकिन इसको मैंने नाम F1 दे रखा तो चलो F1 निकाल दिया हमने यहाँ पर ये, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमने निकाल दी 5-15 का पेयर, ठीक है, और सेपरेशन कितनी है x। नाउ इफ आई कैलकुलेट F2 सॉरी, अब मुझे निकालना ये कितना आएगा म्यू नॉट I1 कितना इस केस में 10, I2 कितना इस केस में 5, ठीक है, और 2 पाई 20-x, राइट, 2 पाई 20-x, और सेंटीमीटर में है तो इसलिए मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। तो आपने F1/L निकाल लिया, F2/L निकाल लिया, राइट। अब आपने क्या करना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों को इक्वेट कराना है। तो देखो दोनों को जब मैं इक्वेट कराऊंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है। तो अगर F1/L की बात करूं तो ये कितना है 4 पाई इंटू 15 5 75 इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइड बाय 2 पाई x इंटू 10⁻⁻²। कंपेयर कर दो किससे, इससे, ये कितना है
म्यू नॉट की जगह लिख रहा हूँ सीधा सीधा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 2 पाई 20 माइनस एक्स 10⁻⁻²। ठीक है, जब आप इतना लिख लो देखो कैंसिल बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ पर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, राइट। और इस 4 पाई से ये 4 पाई, इससे ये कैंसिल, आपको अल्टीमेटली जो मिल रहा है वो 10⁻⁻2 से 10⁻², अल्टीमेटली जो मिलेगा 75/x इक्वल्स टू 50/20 माइनस एक्स। अगला काम बिल्कुल सिंपल है, मल्टीप्लाई करा दो। तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये 1500 माइनस 75x इक्वल्स टू 50x। तो यानी कि ये वैल्यू जो आएगी बच्चों को कुछ ऐसी आ जाएगी, 1500 इक्वल्स टू 125x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1500 डिवाइड बाय 125। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 20। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों 20 सेंटीमीटर। ये तो कुछ कंट्रोवर्शियल सा आंसर आ गया, देखते हैं इसको, कुछ गड़बड़ है शायद इसमें। हाँ, तो इसको बेटा अगर डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा सोल्व करके 12। तो यानी कि इस वायर को 12 सेंटीमीटर अवे रखना पड़ेगा हमको, क्या, वायर 2 से। तो दिस विल बी योर आंसर। इसको अगर आप कैलकुलेट करो, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था, इक्विलिब्रियम में ले आओ इस वायर को, अट्रैक्टिव फोर्स ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा तो आपका नेट आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमने क्वेश्चन आज ट्राई किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। तो बच्चों जो आज का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में इसी में चेंज कर दिया थोड़ा सा। देर आर 3 वायर्स I3, देर आर 3 वायर्स 2, 1 एंड 3। यहां पर I1 में कोई अननोन करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इस फर्स्ट वायर में कोई करंट फ्लो कर रहा है अननोन, जो कि क्या I1। सेकंड वायर में करंट फ्लो कर रहा है 15 एम्पियर, और थर्ड वायर जो बीच में है उसमें करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर। What should be value phi 1 such that this third wire always remain stationary between these two wires if separation is 40 centimeter between 3 and 2 and separation is 20 centimeter between 1 and 3। तो इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बच्चों। इस वीडियो को अच्छे से देखना, नोट्स बनाना, सभी न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। मैंने सभी कैटेगरी में से एक न्यूमेरिकल पिक कर लिया जिससे आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। अपने 10 ईयर्स जो आपके पास नोटबुक आपने परचेज कर रखी है 10 ईयर की बुक, उसमें से क्वेश्चंस को ट्राई करना, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मे भी इस चैप्टर को मैं फिनिश कर दूं, और इस चैप्टर में सिर्फ 2 लेक्चर्स बचे, एक एनसीईआरटी लेक्चर और एक आपका जो गैल्वेनोमीटर जो मैंने करवाने हैं। ठीक है बच्चों, हैव अ ग्रेट डे।